गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 24 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ब्रीफली आज देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो रहेगा ये वाला, डी डॉलराइजेशन। काफ़ी समय से ऐसी बातें चल रही हैं कि भैया जैसे आप इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, हम लोग डॉलर को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया से डॉलर का जो इस समय जो दबदबा है, जो डोमिनेंस है, वो शायद खत्म हो जाएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जुवेनाइल एक्ट, ये आज का टेक्स्ट सेक्शन पूछा गया है, जहां पे ये बताया गया है कि जो जुवेनाइल्स होते हैं उनको किस तरह से एज एन अडल्ट ट्रायल किया जा सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, हीनियस क्राइम्स में। तो थोड़ा सा उस प्रोसीजर को जानेंगे, टेक्स्ट सेक्शन आज का ये। उसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे केस स्टडी भी है, जीएस पेपर 4 से आज हम लोग करने वाले हैं। झारखंड के अंदर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है रिजर्वेशन वगैरह को लेके, उसकी बातें चलेंगी। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे जिसके बारे में पहले हम लोगों ने अभी तक शायद नहीं पढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में एक एडिटोरियल है, पुराना सा एडिटोरियल है, मतलब वही डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, इंडिया क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, वो सब थोड़ा हम लोग यहाँ पे जानेंगे। चलिए जी, ठीक है, चलो। नो ग्रेट माइंड हैज एवर एग्जिस्टेड विदाउट अ टच ऑफ मैडनेस। देखिए भाई, सीधी सी बात है, अगर महान बनना है, जीनियस बनना है, अगर आपको 0.01% इंसानों में आना है दुनिया में, तो थोड़ा सा पागलपन तो चाहिए। यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए भी पागलपन चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी करने पड़ेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल भी रखना पड़ेगा। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जिसका होता है ना, उसको लोग थोड़ा सा पागल, मैडनेस बोल ही देते हैं। खैर, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो लोग महान लोग होते हैं छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी, तो पहले देखते हैं टॉपिक, नेटवर्क ऑफ सेंसर्स टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर क्वालिटी। पूरे देश में जो है ना, बहुत जगह पे ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जिनसे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कितना है और उस ग्राउंड वाटर की क्वालिटी कैसी है, और इसका डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन गवर्नमेंट अभी इस सेंसर वाले सिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है और इसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहती है। तो हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है कैसे एम्बिशियस प्लान के ऊपर काम कर रही है, जिसमें पूरे देश भर में आप ये देख लीजिए कि 16,000 से लेके 17,000 ऐसे डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स लगाए जाएंगे। ये होता कैसे है, जैसे जो कुएं होते हैं ना, जो गांव में वेल्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर सेंसर्स लगाए जाते हैं जिससे पता चलता रहता है कि ग्राउंड वाटर का हाइट कितनी है और कितने लेवल पे है, वो जाके उसकी क्वालिटी वगैरह वो सब वहाँ पे जो है चेक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी और ये सारे का सारा जो प्रोग्राम किया जाएगा वो किया जाएगा नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंडर में। मतलब जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन जाएगी वो इनके पास जाएंगी, उसके बाद वो इस इंफॉर्मेशन को जल शक्ति मिनिस्ट्री को दे सकते हैं और वाटर लेवल जैसे हमें पता लगता रहेगा तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट प्लान भी कर सकती है, इनिशिएटिव भी ले सकती है, राइट। वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये इनको पीजोमीटर्स कहा जाता है, जो ये मेजर्स वगैरह यहाँ पे लगाए जाएंगे। और ये सारे की सारी जो चीज़ें जाने वाली हैं वो हमारी जाएंगी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के पास। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो एक एपेक्स बॉडी रहेगी, वो इस सब चीज़ों को काम करने वाली है। सेंट्रल एपेक्स बोर्ड इज इन चार्ज ऑफ द नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसे बोला गया है नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम। ध्यान देना है, नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम इसका प्रोग्राम का नाम है। और ये पूरे का पूरा चार्ज किसके हाथ में होगा? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हाथ में होगा, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? पीजोमीटर्स को ग्राउंड वाटर मेजरमेंट के लिए सेटअप करने वाले हैं। तो ये जो है थोड़ी सी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि भैया देखिए, एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैज बीन असेस्ड एज 398.08 बिलियन क्यूबिक मीटर विद एक्चुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ 239। ये लाइन देखिए आपको याद नहीं करना है, ये फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड वाटर को आप कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजी और विदाउट डिस्टर्बिंग द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। ये उसके बारे में बात कर रहा है। मतलब हम लोग
हर साल इंडिया में 398 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि मॉनसून आएगा तो उसको रिचार्ज कर देगा। अभी हम लोग कितना निकाल रहे हैं? 239 निकाल रहे हैं। मतलब ठीक ठाक सिस्टम चल रहा है, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। यहां पे कई जगह पे हम लोग ये देख रहे हैं 100% वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जबकि मिनिस्ट्री ये कहती है 70% से ज्यादा अगर आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हो तो क्रिटिकल कैटेगरी में आता है। मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली ऑलरेडी क्रिटिकल लेवल से ऊपर जा चुके हैं। ये बड़ी बात यहाँ पे जो आपको पता लगानी चाहिए। उसके अलावा इंडिया में 409 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे फ्लोराइड कंटेमिनेशन हो रही है, मतलब कि दांत वांत खराब हो जाते हैं। और बाकी 209 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे आर्सेनिक का कंटेमिनेशन हो रहा है, पानी बेसिकली पोल्यूटेड हो रहा है। ये बॉडी आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसे बनाया गया था अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। ग्राउंड वाटर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है ये सबऑर्डिनेट बॉडी होती है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की। और ये एपेक्स एजेंसी, एपेक्स एजेंसी मतलब टॉप मोस्ट, इससे ऊपर कोई एजेंसी नहीं है। एपेक्स एजेंसी एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडिंग साइंटिफिक इनपुट। जैसे हमने बताया था ना, पीजोमीटर्स लगाए जाएंगे, तो ये जो साइंटिफिक इनपुट वहां से आएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी अबाउट मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट वगैरह, वो सब ये मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करवाती है। इसको 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था। उससे पहले एग्जिस्ट करता था ये, लेकिन डिफरेंट नाम के साथ। पहले इसका नाम हुआ करता था एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल्स ऑर्गेनाइजेशन, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया हम लोगों ने। और पहले ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में हुआ करता था, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद हरियाणा में है। भूजल जो भवन है उसके उसी बिल्डिंग के अंदर बेसिकली पड़ता है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए जी, क्या कहता है आर्टिकल? कहता है कि इज द सुप्रीमेसी ऑफ द यूएस डॉलर अंडर थ्रेट। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भैया यूएस डॉलर जो है वो सुप्रीम है। पूरी दुनिया में यूएस डॉलर की डिमांड रहती है और मोर देन 70% दुनिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर के थ्रू ही होता है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का जो डॉलर है वो सबसे ज़्यादा रिजर्व करेंसी माना जाता है। बेसिकली ये है कि भैया डॉलर को सब डिमांड करते हैं, तो डॉलर की सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? यूएसए करता है। तो इसका मतलब दुनिया भर में जो भी चीज़ें हो रही हैं यूएसए उसको कंट्रोल कर सकता है। यूएसए डॉलर जो है वो दुनिया की, मतलब लोग ना यूएसए का ऐसे बोलते हैं कि भैया यूएसए सुपर पावर है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये है वो है। वो बात अलग है। सबसे जो जबरदस्त वेपन अमेरिका के पास है वो है उसका डॉलर, क्योंकि दुनिया की ट्रेड अमेरिका कंट्रोल करता है। तो ये कुछ कंट्रीज अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और उस वॉर के बाद जिस तरह से रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई ये जो यूएसए की जो सुप्रीमेसी है डॉलर वाइज, इसको थोड़ा कम किया जाए। जिस तरह से ईरान और सऊदी अरेबिया की डील हुई है, ताइवान को लेके इश्यूज चलते हैं, वो सारी चीज़ें। और इंडिया भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि भैया एक करेंसी का डोमिनेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी इकोनॉमी पूरी वल्नरेबल हो जाती है। तो क्या यूएसए का डॉलराइजेशन जो है वो होगा या नहीं होगा, इस आर्टिकल में थोड़ी थोड़ी बातें वो बताई गई हैं। हालांकि बहुत डिटेल में तो नहीं गया आर्टिकल, बट फिर भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो समझेंगे हम इससे। तो डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? डी डॉलराइजेशन का मतलब है टू द डिपोजिंग ऑफ द यूएस डॉलर फ्रॉम द रिजर्व करेंसी स्टेटस इन दैट इट एंजॉयज ग्लोबली। जो रिजर्व करेंसी का स्टेटस ही एंजॉय करता है उसको रिड्यूस करना है, और किसी दूसरी करेंसी को रिजर्व करेंसी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें एससीओज की बात करें, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम लोग इंडिया ब्रिक्स की बात करें, तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग एक कुछ नया कुछ बनाएं, अपनी कुछ करेंसीज मिला के उसका एवरेज निकाले, एक नया करेंसी बनाएं जिसको हम लोग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। वो कितना प्रैक्टिकल है वो बाद की बात है, लेकिन यस, ऐसे कुछ इंडिकेशन नजर आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि यूएस डॉलर शायद वीक हो रहा है। कैसे? जैसे यूएस डॉलर जो है यूरो के कंपैरिजन में पिछले 15 दिन में डिक्लाइन हो रहा है। यूरो इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। पहली बात तो ये 10% से ज़्यादा की यूएस की जो वैल्यू है यूरो के कंपैरिजन में वो गिर गई है, तो डेप्रिसिएट हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है पिछले 6 महीने से, क्योंकि आप ये चीज़ देखिए कि जो रशिया और चाइना की इस समय आपस में ट्रेड चल रही है, वो लोग गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। रशिया और चाइना के द्वारा बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदा जा रहा है, तो जिसकी वजह से डॉलर वीक हो रहा है और गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डॉलर की एक वल्नरेबिलिटी ही शो करता है कि डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे नज़र आता है। उसके अलावा आप ये चीज़ देखिए कि भाई
अमेरिका ने रशिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा दिए। तो कुछ कंट्रीज का ऐसा मानना है कि अमेरिका डॉलर को एक वेपन के रूप में यूज कर रहा है, करेंसी वेपन के रूप में यूज कर रहा है, जो कई कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा है। उनका यह कहना है कि भाई डॉलर को डॉलर की तरह रखो यार, इसको आप जियोपॉलिटिकल एजेंडा क्यों बना रहे हो, इसे एक वेपन की तरह क्यों यूज कर रहे हो। तो हो सकता है कल कोई हमारे अगेंस्ट भी यूज हो जाए। अब कल को मान लो इंडिया और अमेरिका की बिगड़ जाए आपस में, तो वो तो हमारे पास सैंक्शंस लगा देगा। हमारा तो जितना डॉलर धरा हुआ है वो धरे के धरा रह जाएगा, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर में है। तो ये चीज़ें भी कुछ कंट्रीज को इंडिकेशन दे रही है कि नाउ वी नीड टू मूव लिटिल बिट अवे फ्रॉम द डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी। तो वो रशिया जो चाइना वाला जो डील है वो तो ऑफकोर्स मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन आर्टिकल ये कहता है कि ये सारी ना बातें हैं, इस बात में कोई खास दम है नहीं। आर्टिकल ये कहता है कि बोलना कि डॉलर को हम तो वर्ल्ड को डी डॉलराइजेशन कर देंगे और एक्चुअली प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉलर पिछले 50-100-70 सालों से इतना घुस चुका है इंटरनेशनल करेंसीज के अंदर, और इंटरनेशनल जो पूरा ट्रेड है उसमें डॉलर में इतना डोमिनेट कर दिया है कि उसको वापस लेके जाना इतना आसान नहीं है। कम से कम अगले 30-40 साल तो बिल्कुल आसान नहीं है। क्यों? इन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं। पहली बात इन्होंने ये कहा कि पहला पॉइंट है कि भाई यूरो के कंपेरिजन में डॉलर वीक हो रहा है। अरे वो वीक तो अब हो रहा है ना, पिछले 2 साल से तो स्ट्रोंग ही हो रहा था। तो स्ट्रोंग बहुत ज्यादा हो गया है डॉलर यूरो के कंपैरिजन में। अब थोड़ा सा वीकनेस आई है क्योंकि वहां का जो फेडरल बैंक है उसने अभी रेट्स को हाइक करना रोक दिया है, क्योंकि वहां पे आपको पता है वो सिलिकॉन वैली बैंक जो डिफॉल्ट हुआ है, बैंकरप्ट हुआ है, उसकी वजह से। अदरवाइज तो डॉलर इज एक्चुअली स्ट्रोंग। यूनाइटेड स्टेट आज भी इन्वेस्टर्स के मन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी अगर किसी को अमेरिका में इन्वेस्ट करना पड़े, डॉलर में इन्वेस्ट करना पड़े, तो सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि अमेरिका इज एन ओपन सोसाइटी एंड अ डेमोक्रेसी। ओपन मार्केट हमेशा ही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि ओपन मार्केट में कंट्रोल नहीं होते गवर्नमेंट की तरफ से। ओपन मार्केट में लिक्विडिटी ओपन होती है, कैपिटल कंट्रोल बहुत कम होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है। तो बिजनेस आदमी बिजनेस की तरह से बिजनेस करता है, गवर्नमेंट का आपके ऊपर कोई ऊपर से प्रेशर नहीं होता है। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना में ना तो कैपिटल कंट्रोल फ्री है, ना ही वहां की करेंसी फ्री है, ना वहां का मीडिया फ्री है, और ना ही वहां के लोग फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। तो चाइना के अंदर क्योंकि ये सारी चीजें फ्री नहीं है, ओपन नहीं है, तो चाइना की करेंसी इसीलिए ओपन नहीं हो सकती। क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए आपको बहुत लिक्विडेट होना पड़ता है, आपकी करेंसी कन्वर्टिबल 100% होना चाहिए। तो वो किसी भी करेंसी का नहीं है इस समय दुनिया में। चाइना, अमेरिका की जो करेंसी है वो दुनिया की सबसे ज्यादा ओपन, लिक्विड और सबसे ज्यादा कैपिटल फ्लो, फ्री फ्लो वाली जो है करेंसी है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल एक तरह से नहीं है। तो अपने वैल्यू को वहां की अब उसको मैनिपुलेट नहीं करती है, डॉलर की वैल्यू को वहां की सरकार, जिस तरह से चाइना की सरकार करती है। तो ये चीजें हैं जो कि डॉलर को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। An autocratic government with a strict capital control, opaque foreign exchange policy, and restrictions on the conducting business cannot overthrow the US dollar। मतलब यही है कि जो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट होते हैं, जो डिक्टेटर्स होते हैं और जिनके स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, जैसे चाइना में है भाई, वो कभी भी यूएस से डॉलर को चैलेंज नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से देखें, चाइना ने अपनी करेंसी को काफी ज्यादा डी वैल्यू किया हुआ है। ये आज से नहीं है, पिछले 30-40 सालों से चाइना के ऊपर आरोप लगता है कि उसने अपनी करेंसी को जानबूझ के डी वैल्यू किया है ताकि उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए। तो एक ऐसी कंट्री की करेंसी के ऊपर हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं जो अपनी करेंसी को इतना मैनिपुलेट करती है? नहीं कर सकते ना। तो डॉलर इस समय और आने वाले कुछ समय में ऑफकोर्स, जब तक, मतलब इनका सीधा सा कहना है कि भैया पहली बात तो आपका करेंसी ओपन होना चाहिए, आपकी करेंसी, आपकी सोसाइटी ओपन होनी चाहिए, आपके ऊपर गवर्नमेंट का मिनिमम कंट्रोल होना चाहिए, और आपकी जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, तभी जाके कोई करेंसी स्ट्रॉन्ग बनेगी। यही यूएसए का कारण था। तो अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यूएसए इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर मोर एंड मोर, क्योंकि डॉलर ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर हैं। ठीक है जी, चलिए। झारखंड बंद हिट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो झारखंड के अंदर भी ये कई दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यंग लोग जो है वो सड़कों पे हैं। क्यों सड़कों में हैं? वो ये चाहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं झारखंड के अंदर, वो वहाँ के लोकल ही लोगों को मिले। 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। मीन्स झारखंड के बाहर का आदमी आके झारखंड के अंदर जॉब नहीं कर सकता। इसका मुझे कोई खास ऐसा लॉजिक भी समझ में नहीं आया, क्योंकि अब ये चीज़ देखिए कि झारखंड से कितने यंग लोग माइग्रेंट होके बाहर जाके जॉब करते हैं।
आप तो ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हो, लेकिन मान लो कल को ऐसे ही प्रोटेस्ट गुजरात में होने लगे, पंजाब में होने लगे, महाराष्ट्र में होने लगे, तमिलनाडु में होने लगे, जो ये कहें कि भाई यहाँ का जो पूरे का पूरा जो जॉब सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट भी क्यों ना हो, वो सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों को मिलना चाहिए, तो झारखंड के लोग जो माइग्रेंट होकर वहाँ जाते हैं तो उनको तो काम ही नहीं मिलना बंद हो जाएगा। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट में भी है, राइट। तो ये जो चीज यहाँ पे हो रही है, तो ये एक एथिकल केस स्टडीज हमारे लिए बनती है ना। तो जीएस पेपर 4 में केस स्टडी में एथिकल इश्यूज और सॉल्यूशंस वगैरह आपसे पूछा जाता है। तो केस स्टडीज में ना 2-3 चीजें कॉमन होती हैं जितनी भी केस स्टडीज होती हैं। पहली बात, उस केस स्टडीज के अंदर आपको एथिकल इश्यूज फाइंड आउट करने होते हैं, एक आपको स्टेक होल्डर्स फाइंड आउट करने होते हैं, एक आपको ऑप्शंस फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है, और एक बेस्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना होता है अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए। ये मोस्टली 90% केस स्टडीज में कॉमन चीज होती है। स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है कि कौन कौन से प्लेयर्स वहां पे इन्वॉल्व हैं और आपके पास उस प्रॉब्लम, आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपके पास 10 ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन आपको एक ही पसंद आता है ना। आप शादी में जाते हो, 50 पकवान लगे होते हैं लेकिन आप तो 2-3 पकवान ही खाते हो। तो ऐसा ही होता है जब कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कुछ इशू होता है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं उसको सोल्व करने के लिए, लेकिन एक आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो एक बेस्ट ऑप्शन ही चूज करते हो और उसको जस्टिफाई भी करते हो। कोई स्टडीज में ये सब कॉमन होता है कि 2-4 केस स्टडीज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या एथिकल इशूज हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। एथिकल इशू पहला ये है कि भैया ये तो स्टेट का फेलियर है यार। अगर ऐसी नौबत आ रही है झारखंड के अंदर, बच्चे सड़कों पे आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड की सरकार का फेलियर दिखाता है, वहाँ की पुअर गवर्नेंस दिखाता है कि भाई वो लोग जॉब क्रिएट नहीं कर पाए। पहली बात तो ये, जॉब तो चलो आपने क्रिएट नहीं किया, वो तो बड़ी बात नहीं है, वो तो देश में कहीं भी नहीं है जॉब ऐसा, गवर्नमेंट जॉब्स तो, लेकिन आपकी गवर्नेंस कितनी पुअर है, आप उनको दूसरी सुविधाएं नहीं दे पाए। ऊपर से जो लोग वहां पे कर रहे हैं वो भी तो गलत है। ये तो अगेंस्ट गांधी जी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है, क्योंकि वायलेंस कर रहे हैं लोग, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो मींस कॉम्प्रोमाइज फॉर द एम्स, आपका जो फाइनल गोल होता है वहां तक जाने का जो रास्ता है वो भी तो एथिकल होना चाहिए। आपको रिजर्वेशन चाहिए लेकिन आप नॉन वायलेंस तरीके से करिए ना, तो वायलेंस तरीके को तो आप किसी भी तरह से जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, है ना। और ये हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 के अगेंस्ट में भी तो है। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया देश एक है, आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। 100% रिजर्वेशन तो किसी भी तरह से जो है सही नहीं है। हाँ ठीक है, कहीं जगह पे डोमिसाइल का एक प्रोविजन होता है, लेकिन 100% तो आप लोकल लोगों को जॉब नहीं दे सकते, है ना। दिस इज अगेंस्ट द मतलब इम्परेटिव कांट ऑल्सो। तो इस पर हम अभी ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि फिलोसफी वगैरह हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। जीएस मिल के बारे में, बेंथम के बारे में हम लोग जीएस पेपर 4 में पढ़ते हैं, इनकी फिलोसफी के बारे में, गवर्नेंस एंड ऑल दैट। तो इनका ये कहना है कि भैया देखिए, जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी गवर्नमेंट काम करती है, वो ग्रेटेस्ट गुड के फेवर में होना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के बेनिफिट के चक्कर में आपने जो है 98% लोगों को बिल्कुल ही बेनिफिट देना बंद कर दिया। तो ग्रेटेस्ट गुड के अगेंस्ट में है ये पूरी पॉलिसी, क्योंकि कुछ लोगों को उससे बेनिफिट होगा, बाकी लोगों को बेनिफिट नहीं होगा, एंड इट्स ए लैक ऑफ विजडम ऑल्सो। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, बट येस आई होप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी। सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम? सोल्यूशन तो ये निकाल सकते हैं भैया, पहले तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, वहाँ पे सीधी सी बात है। अगर आप सरकारी नौकरियां नहीं भी निकाल पा रहे हो तो कम से कम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करिए अपने यूथ के अंदर, जैसे अपना स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वगैरह हैं। तो कुछ ना कुछ तो क्रिएट करो यार, उनको काम धंधा मिलेगा। देखो सीधी सी बात है यार, यंग लोग हैं, है ना, एनर्जी पूरी है, जॉब्स है नहीं, तो एनर्जी का मैनिफेस्टेशन तो आएगा ना। तो एनर्जी का मैनिफेस्टेशन फिर कहाँ पे आएगा? गुस्सा आएगा, गुस्सा सड़कों के ऊपर जाएगा। क्योंकि जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो, काम नहीं होता आपके पास, तो फिर आपके अंदर नाराजगी होती है। तो उस केस में गवर्नमेंट को वहाँ पे बहुत ध्यान से जो है चीज़ें करनी चाहिए, है ना। और लोगों को भी ऐसा नहीं है कि भाई छोटी छोटी बातों पे सड़कों पे आ गए और बसें जला दी आपने, सब कुछ बंद कर दिया ना, ऐसा भी नहीं है। लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करना चाहिए। पहली बात तो किसी भी तरह का वायलेंस एक्सेप्टेड नहीं है एट ऑल इन अ डेमोक्रेटिक सिविलाइज्ड सोसाइटी। आपका अगर नाराजगी है तो आप उसको नॉन वायलेंस तरीके से करिए, राइट। प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन करिए, मतलब जब चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं आप वेट मत करिए जब तक बहुत खराब हो जाएंगी। शुरुआत में आप प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए। और आपके जो बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो पुलिस में हो चाहे कहीं पे भी हो, जिनको इन तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, उनको वहाँ पे अपॉइंट करिए। ऐसा नहीं है कि कोई नए नए किसी को आया, आज उसने ज्वाइन किया है जॉब और कल को उसको काम पे लगा दिया, नहीं,
है ना, बेस्ट ऑफिसर्स को किस तरह से चीज़ों को बेटर हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए, जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टूडेंट्स हो, लेबर यूनियंस वगैरह हो, है ना, सबको जो है मिलके बैठ के टेबल पे बात करनी चाहिए और एक बीच वाला रास्ता निकालना चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशंस आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो ये एक छोटी सी केस स्टडी आज मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन अ जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन अडल्ट इन अ कोर्ट। जुवेनाइल का मतलब ये होता है कि जो कि टीनेजर होते हैं, जो कि 18 साल से कम होते हैं, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, उसको हम लोग 18 तो खैर नहीं होता, अडल्ट में चला गया, 18 से थोड़ा सा कम, तो उसे जुवेनाइल बोलते हैं, जुवेनाइल। ठीक है, तो जुवेनाइल को एज एन अडल्ट कोर्ट के अंदर कैसे, उसके ऊपर एज अडल्ट कैसे केस चलाया जा सकता है, उसके बारे में जो है ये छोटा सा आर्टिकल था यहाँ पे। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन NCPCR ने अभी रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट इशू करेगा अंडर सेक्शन 15 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये क्या है पूरा मामला आपको बताता हूँ। जैसे किसी जुवेनाइल को कोई 16 साल का कोई लड़का है, 17 साल का लड़का है, और उसने कोई क्राइम कर दिया। अब ये क्राइम बहुत हीनियस क्राइम है, राइट, किसी का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, इस तरह के क्राइम को हीनियस क्राइम बोलते हैं। तो उसने ऐसा कोई क्राइम कर दिया, अब उसकी एक बोर्ड बनाया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंडर में ही, उसके अंदर 2-3-4 मेंबर होंगे, वो उस पर्टिकुलर क्रिमिनल की एक असेसमेंट करेंगे और ये चेक करेंगे कि भाई इसका दिमाग बच्चे वाला है या इसका दिमाग अडल्ट वाला है। वो सब करने के बाद वो रिपोर्ट दी जाती है, और अगर ऐसा लगता है उस बोर्ड को कि यस वो जो जुवेनाइल था वो प्रॉपर तरीके से अवेयर था कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, वो क्या कर रहा है, अगर उसको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली जो 16 साल से 18 साल का जो जुवेनाइल है उसको एज एन अडल्ट उसको ट्राई किया जाएगा कोर्ट के अंदर हीनियस ऑफेंस वाले केसेस के अंदर। ठीक है, हाउ डज अ चाइल्ड गेट ट्राइड एज एन अडल्ट, तो वो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, वो जो कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो जो अडल्ट के जो क्राइम, ये जो क्राइम्स हैं इनको 3 कैटेगरी में रखा जाता है, पेटी क्राइम्स, सीरियस ऑफेंस एंड द हीनियस ऑफेंस। तो यहाँ पे सिर्फ हीनियस ऑफेंस की ही बात हो रही है अंडर सेक्शन 15 ऑफ जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के अंदर। ठीक है, तो एज ऑफ 16 ईयर्स बोर्ड शैल कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी, जैसे बार बार वही बात की कर रहा है, तो उसका मेंटल स्टेट और उसका फिजिकल कैपेसिटी दोनों को चेक किया जाएगा, सर्कमस्टेंसेस वगैरह कैसे थे, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, राइट, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं और उसके बाद में वो रिपोर्ट दी जाती है, उसके बाद में उसको टेस्ट किया जाता है। इसमें टेस्ट करने की बात यह है कि जो भी लोग बोर्ड में होते हैं उसमें कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो कि एक प्रैक्टिस प्रोफेशनल होना चाहिए अडल्ट क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि अदरवाइज तो आपको पता नहीं चलेगा। आप एक चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकेट्री का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, कम से कम बोर्ड के अंदर एक मेंबर ऐसा जरूरी है। और वो सारी चीज़ें फिर बाद में कहाँ जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास, और वहाँ से जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के पास, और फिर वो जज साहब को बोलेंगे कि जज साहब ये आदमी, ये पर्टिकुलर जो जुवेनाइल है, इसे एज अ एडल्ट इसको ट्राई किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें उस समय वहाँ पे होती हैं। तो यही इसके बारे में बताया गया था, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इंडिया एज मोस्ट पॉपुलस कैन बी मोर बून दैन द बेन, मतलब भैया इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है और अभी मिड 2023 तक आते आते इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। ऑफ कोर्स हम लोगों ने चाइना, ऐसे तो हम लोगों ने चाइना को ओवरटेक कर ही लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बात अलग है, अभी तक हमारे यहाँ पे सेंसस नहीं हुआ है। 2021 में होना था लेकिन अब तक नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। बट UN का ये कहना है कि बहुत जल्दी हम लोग चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि चाइना को हम लोग ओवरटेक तो कर लेंगे, लेकिन क्या ये हमारे लिए श्राप है या हमारे लिए अभिशाप है, मतलब इट्स अ बून और इट्स अ बेन। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली डेल्ट इन टुडेज आर्टिकल। तो क्या कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि भैया देखिए ये तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो होगा ही, ठीक है, बात यह है कि क्या इसका हमें एडवांटेज मिलेगा या फिर हमारे लिए सीरियस कंसर्न है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम लोग अगर बात करें तो इंडिया क्या इस पोजीशन में है कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, दैट इज वन मोर क्वेश्चन हेयर। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है ना, ये एक इकोनॉमिक टर्म होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास यंग पॉपुलेशन होती है, जो स्किल्ड होती है, एजुकेटेड होती है और उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, तो उसका आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। जब किसी कंट्री में काम करने वाले ज़्यादा होते हैं
अर्निंग करने वाले लोग और डिपेंडेंट लोग कम होते हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हो। तो एक आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, राइट। चलिए बाकी क्योंकि इंडिया में सेंसस नहीं हुआ है तो हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये डेटा तो हम लोगों ने 2-3 दिन पहले बात किया था। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत जल्दी होने वाली है 142.86 करोड़, चाइना की रहने वाली है 142.57 करोड़। तो सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट आर द कॉस्ट, ठीक है। यूजुअली इंडिया में क्या है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके बहुत शुरू से, आज से नहीं बहुत पहले से एक पेसिमिस्टिक व्यू है, एक बड़ा ही नेगेटिव व्यू है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके। हमें लगता है कि पॉपुलेशन इंडिया की जो बढ़ रही है यही सारी समस्याओं की जड़ है। चाइना को भी ऐसा ही लगता था 1970s के अंदर जब उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। इंडिया के अंदर भी 1970s में आपको पता ही है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी लोगों को ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशन करवाया गया था, क्योंकि उस समय भी सरकार को यही लगता था कि पॉपुलेशन ही शायद हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग यूरोपियन कंट्री से अपने को कंपेयर करते थे, यूरोपियन कंट्री में पॉपुलेशन कम है तो उनके पास रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने ये समझा, यूरोपियन कंट्री ने भी समझा और हम भी समझ रहे हैं कि भाई ज़्यादा पॉपुलेशन होना ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए नुकसान ही हो, ज़्यादा पॉपुलेशन से बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों के ऊपर। पॉपुलेशन की ग्रोथ का क्या स्टैंडर्ड है, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो आपकी पॉपुलेशन बहुत कम है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन, लेकिन उस कंट्री में सिर्फ बूढ़े ही बूढ़े लोग रह रहे हैं, यंग लोग हैं ही नहीं, तो क्या उस छोटी पॉपुलेशन का क्या बेनिफिट है? बिल्कुल भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, राइट। तो इस और इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो हमारी कॉम्पोजिशन भैया बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि किसी पॉपुलेशन को आप रिसोर्स समझेंगे या किसी पॉपुलेशन को बर्डन समझेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो पॉपुलेशन जो वहाँ पे है उस कंट्री की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब आपने समझ लीजिए कि छोटा सा कंट्री है, उसके अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाएगी तो कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। बट इंडिया तो बहुत बड़ा देश है और हम लोग अगर इंडिया का डेंसिटी देखें तो वो तो यूरोपियन कंट्री से काफ़ी कम है। तो इंडिया की कैरिंग कैपेसिटी भी तो ज़्यादा है ना यार, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है लेकिन साइज़ भी तो बड़ा है। और 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो लैंड है वो उस पर हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंजप्शन की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। और जब हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो हम लोग ओवर पॉपुलेटेड नहीं हैं, ऐसा मोस्टली एक्सपर्ट्स का मानना है। और वैसे भी हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2023 में वो 2 पे पहुंच चुकी है, तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। मतलब हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, मतलब एक महिला जो है वो 2 बच्चे पैदा करती है, तो हम लोग वैसे भी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तक इंडिया में थोड़ा एब्सोल्यूट टर्म में ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2064 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट शुरू हो जाएगी। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। अब अगर आप एज की बात करें तो भैया इंडिया से तो यंग पॉपुलेशन दुनिया में कोई है ही नहीं। 15 से लेके 64 एज की जो पॉपुलेशन होती है इसे वर्किंग एज पॉपुलेशन कहा जाता है। 0 से लेके 14 और 65 से जो ज़्यादा की पॉपुलेशन होती है उसे डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये कंज्यूम करती हैं और इनको डिपेंड रहना पड़ता है यंग लोगों के ऊपर। तो 68% जो हमारी पॉपुलेशन है वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया को। और अगले कम से कम 35 ईयर्स तक इंडिया को इस यंग एज का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ यंग लोग आपके देश में हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपकी इकोनॉमी ग्रोथ होगी, नहीं, ऐसा नहीं है भैया। वो यंग लोग एजुकेटेड भी तो होने चाहिए। तो 4 चीजें इन्होंने ऐसी बताई हैं आर्टिकल के अंदर जिनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बर्डन ना बने बल्कि वो हमारे लिए वरदान का काम करे। जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल, हेल्थ कंडीशंस एंड गवर्नेंस, 4 चीजें बताई हैं। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल्स, हेल्थ कंडीशंस एंड गवर्नेंस, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत जरूरी है यार। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए आपके एजुकेशन के हिसाब से। तो एजुकेशन स्किल जनरेशन के साथ साथ हेल्थ भी जरूरी है क्योंकि जो हेल्दी लोग होते हैं, जो कम बीमार पड़ते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, जबकि जब लोग ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं और वो हेल्दी रहते हैं तो उनका हॉस्पिटल में खर्चा भी बहुत कम होता है, तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम बच जाती है जब लोग यंग होते हैं, हेल्दी होते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। बाकी गुड गवर्नेंस की बात है, भैया सरकार को पॉलिसी तो बेटर बनानी ही चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम चीज़ों का यूज़ कर सकें, है ना, यंग पॉपुलेशन से वो सारी चीज़ें। तो एक तो इन्होंने ये बताया, जस्ट गिव मी, हाँ तो इसको मुझे बस थोड़ा ऐसे करना था, यस, हाँ जी अब ठीक है। तो इन पर्सपेक्टिव की हम लोग बात करें तो अपॉर्चुनिटीज एंड द कोस्ट आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन व्हेन इट कम्स टू बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री। हाउएवर a relatively younger population in India provides higher support ratio. There are lesser disease, disability and the caring burden. तो ये हमें बेनिफिट मिलेगा, डिसीज कम होंगे, डिसेबिलिटी कम होगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। जापान और चाइना, यूनाइटेड स्टेट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ी होती जा रही है, ओल्ड होती जा रही है, तो जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, राइट। वो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने कुल मिला के कही है। वंस फर्टिलिटी टेंड टू डिक्लाइन इट इज़ हार्ड टू रिवर्स। आप चाइना को देख लीजिए, लाख कोशिश कर रहा है चाइना पिछले 8-10 साल से कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करें, फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो हमारी सरकार जो हम लोग इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन के ऊपर, तो इनका यह कहना है कि भाई अगर एक बार पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट कम होना शुरू हो गया ना, वो दोबारा बढ़ेगा नहीं। और इंडिया को तो इतनी यंग पॉपुलेशन है तो हमें बेनिफिट मिलता है, इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है क्योंकि वर्कफोर्स चीप हो जाती है। जैसे आप अपने IT सेक्टर में देख लीजिए, हमारे यहाँ पे IT सेक्टर ग्रोथ होने का कारण क्या है, यही है, ज़्यादा यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप अमेरिकन वर्कर के कंपैरिजन में आधे पैसे में भी काम कर लेते हो, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो तो ये इन्होंने कुछ बोला है भाई 2061 तक हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, लो फर्टिलिटी रेट इतने डिजायर्ड नहीं है हमारे लिए, गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग टू रिच। तो इंडिया देखो यार, जापान अफोर्ड कर सकता है ओल्ड एज होना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने डेवलपमेंट देख लिया है ना। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है जापान। जर्मनी की पॉपुलेशन अगर ओल्ड हो रही है तो वो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो ओल्ड लोगों का टेक केयर कर सकता है। लेकिन इंडिया रिच होने से पहले अगर बूढ़ा हो गया यार, तो फिर अच्छे दिन कैसे आएंगे? पहले रिच तो बनो कम से कम एक बार, फिर बूढ़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, आप बुढ़ापे में अपनी टेक केयर कर सकते हो। तो इन्होंने ये कहा कि गेटिंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच इज नॉट अ गुड आइडिया। फर्स्ट वी नीड टू गेट रिच, देन वी कैन अफोर्ड गेटिंग ओल्ड ऑल्सो, जैसा कि जापान और चाइना वगैरह वो सब कर रहे हैं। सो वी नीड हाई क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर, रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर एम्पावरमेंट, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कही गई हैं। उसके अलावा एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं इसके अंदर जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ टर्म्स वगैरह के बारे में बात की हम लोगों ने कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोग कैसे और बेटर तरीके से यहाँ पे जो है ले सकते हैं, उसको काम में ला सकते हैं, वो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन की गई हैं। जैसे इंप्रूव एजुकेशन, प्रॉम्प्ट एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, है ना, जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पे आपके लिए मेंशन की गई हैं। तो कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। न्यू ट्रोइका फॉर द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, यूरोपियन यूनियन न्यू क्रिप्टो लेजिस्लेशन एंड साउथ अफ्रीकन चीता ट्रांसपोर्टेड। ये बड़ा एक खराब सी बात हुई भैया, एक और चीते की यहाँ पे डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, जिसको हम लोग साउथ लेके आए थे अफ्रीका से, और 2 की डेथ हो गई अब तक टोटल मिला के। तो दैट इज सच ए बैड थिंग। खैर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।